हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जाम 2018 के लीनियर अलजेब्रा पेपर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ W1 इज 4, डायमेंशन ऑफ W2 इज 5, डायमेंशन ऑफ V इज 7, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसा कि हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कि अगर W1 और W2 V के सबस्पेस हो तो W1 प्लस W2 सबस्पेस के डायमेंशन और इन सबस्पेसेस के डायमेंशन के बीच में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम इस रिजल्ट का यूज तभी कर सकते हैं जब हमें W1 प्लस W2 सबस्पेस का डायमेंशन पता हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर W1 और W2 V के सबस्पेस हैं तो W1 प्लस W2 भी V का सबस्पेस होगा, और अगर W1 प्लस W2 V का सबस्पेस है तो इसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो अब हम इस बीच वाली टर्म को छोड़ देते हैं और हम इस इनइक्वालिटी को यूज करते हैं। जैसा कि हमें वेक्टर स्पेस का डायमेंशन गिवन है 7 ग्रेटर देन इक्वल टू W1 का डायमेंशन में गिवन है 4, W2 का हमें डायमेंशन गिवन है 5, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस का डायमेंशन है x। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि x की किस पॉसिबल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, और हम देख सकते हैं ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाती है 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो हम x की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर x को हम 2 पुट करें तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है, 3 पुट करें तो भी होल्ड होती है, और 4 पुट करें तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें इस रिजल्ट की हेल्प से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट t be a linear transformation from r cube to r cube defined by t of x by z equal to x by 2 y by 2 0। the rank of t is। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड आउट करनी है। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक को फाइंड आउट करने के लिए हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखेंगे, और मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शॉर्टकट मेथड से मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर क्यूब से आर क्यूब पर डिफाइंड है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x3। हम देख सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टपल पर अप्लाई होती है, तो और वो 3 टपल है एक्स वाई जेड। तो हम ऊपर कॉलम्स में एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम जिस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है उसका यूज करते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स बाई 2, तो हम फर्स्ट कंपोनेंट को ही केवल ऑब्जर्व करेंगे और इस कंपोनेंट की हेल्प से ही इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लिखेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट में x का कोफिशिएंट है 1/2, y नहीं है तो y का कोफिशिएंट है 0, और z का भी कोफिशिएंट है 0। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट की हेल्प से हम सेकंड रो लिखेंगे। सेकंड कंपोनेंट में x का कोफिशिएंट है 0, तो x वाले कॉलम के नीचे x का कोफिशिएंट 0, y वाले कॉलम में y का कोफिशिएंट है 1/2 और z का कोफिशिएंट है 0, और थर्ड कंपोनेंट की हेल्प से हम थर्ड रो लिखेंगे जो कि बनेगी 0 0 0। और हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक है 2, और काफी इजी है इस मैट्रिक्स की रैंक क्योंकि पहले ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होगी 2। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखकर हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट t1 बी a linear transformation from u to v and t2 be a linear transformation from v to w, then which of the following is incorrect। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो हम ऑप्शंस को एक बार केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर T2 T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन की रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को रिकॉल करते हैं। रैंक ऑफ T2 T1 हमेशा लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 होता है, और रैंक ऑफ T2 T1
रैंक ऑफ T2 के इक्वल हो जाएगा अगर T1 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टिबल हो। तो ये स्टैंडर्ड से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें हमें एग्जाम से पहले सभी को याद करना होगा। तो हम देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं वो बी और सी ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन में T1 और T2 अगर इन्वर्टिबल है तो T2 T1 भी इन्वर्टिबल होगा। इसे चेक करना काफी आसान है, जैसे कि हम T2 T1 को इन्वर्टिबल चेक करने के लिए ये चेक कर लेते हैं कि T2 T1 1 1 और ऑन 2 होगी। अगर T2 और T1 T2 T1 अगर 1 1 ऑन 2 हो जाती है तो T2 T1 भी इन्वर्टिबल होगी, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए जैसा कि हम फंक्शंस को 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं, हम T2 T1 को एक बार 1 1 चेक करते हैं जल्दी से। तो T2 T1 को 1 1 चेक करने के लिए हम दो एलिमेंट पर T2 T1 को अप्लाई करते हैं और अज्यूम करते हैं कि दोनों एलिमेंट पर इसकी जो इमेज है वो सेम आएगी। तो इमेज सेम आएगी तो अब हम इस कंपोजिशन को ओपन करते हैं। T2 T1 को हम लिख सकते हैं T2 T1 ऑफ x इजिकल टू T2 T1 ऑफ y। और जैसा कि हम जानते हैं कि T2 और T1 दोनों की दोनों हमें इन्वर्टिबल गिवन है, और अगर ये इन्वर्टिबल है तो दोनों की दोनों 1 1 होगी। तो यहाँ पर हम T1 की 1 1 की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो अगर T1 x इक्वल टू T1 y है तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा x इक्वल टू y। तो यहाँ पर हम T1 x की जगह x लिखते हैं, T2 x इक्वल टू T2 y, और फिर से हम T2 की 1 1 डेफिनेशन को यूज करके हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे x इक्वल टू y। तो हमें ऑब्टेन हुआ है कि जब जब T2 T1 इस मैपिंग को दो एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाए और दोनों एलिमेंट पर ये दोनों इमेज जो है अगर सेम आए तो वो एलिमेंट ही इक्वल होंगे। तो इस बात का मतलब है कि T2 T1 जो मैपिंग है वो 1 1। और सिमिलरली आप इसे ऑन टू भी बड़ी इजीली चेक कर सकते हो। इस बात का मतलब जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2 इफ T1 इज सिंगुलर। इस पॉइंट को आप डिस्कार्ड कर सकते हो मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर। अगर हम T2 की मैट्रिक्स अज्यूम करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और T1 की मैट्रिक्स अज्यूम करें जीरो मैट्रिक्स, तो हम जानते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, और जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो होती है जीरो। लेकिन क्योंकि T1 मैट्रिक्स यहाँ पर सिंगुलर है और T2 T1 की जो मैट्रिक्स है वो उसकी रैंक जीरो है, और T2 मैट्रिक्स जो कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर की थी उसकी रैंक 2 है। तो रैंक ये आपस में इक्वल नहीं आई, तो इस बात का मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इस ऑप्शन को आप मैट्रिक्स की हेल्प से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमें इन रिजल्ट्स को माइंड में जरूर रखना। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटेड टू बेसिस 1 1 2 2 2 1 1 2 2 आर। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 1 1 वेक्टर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि कोऑर्डिनेट वेक्टर की डेफिनेशन होती है, हमें बेसिस गिवन है अल्फा इंटू 1 1 2 प्लस बीटा इंटू 2 2 1 प्लस गामा इंटू 1 2 2। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें 1 1 1 को प्रोड्यूस करना है। तो जो ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज होंगी वही 1 1 वेक्टर का कोऑर्डिनेट कहलाता है, या फिर इसे हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर भी बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सिस्टम को सोल्व करना होगा। इनफैक्ट हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करेंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोऑर्डिनेट वेक्टर पर आता है तो आप भी ऑप्शंस की हेल्प से इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम अल्फा को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, बीटा को इसके साथ और गामा को इसके साथ, तो हमें ऑब्टेन होगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1। तो हमें ये सिस्टम ऑब्टेन हुआ है। जैसा कि हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऑप्शंस को पुट करके ही इसको सोल्व कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 2/3 पुट करें और बीटा की वैल्यू 1/3 पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन को हम चेक करते हैं 2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 1 नहीं ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होगा 4/3। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली आप सेकंड ऑप्शन को चेक कर सकते हैं 2/3 प्लस 4/3, तो सेकंड ऑप्शन भी इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फोर्थ को एक बार चेक करते हैं, अल्फा की जगह हम 1/3 पुट करते हैं
बीटा की जगह 1/3 तो 2/3 ऑब्टेन होगा, और गामा की जगह 0 तो हमें ऑब्टेन होगा 1। तो हम देख सकते हैं ये ऑप्शन ही है केवल जो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और तो कोई ऑप्शन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक इक्वेशन से ही इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। ड्यूअल स्पेस इज आल्सो नोन एज, हमें फाइंड आउट करना है कि ड्यूअल स्पेस को किस नाम से भी जाना जाता है। अलजेब्राइक ड्यूअल, अगर हम किसी वेक्टर स्पेस का ड्यूअल फाइंड आउट करते हैं तो उसे लीनियर अलजेब्रा में अलजेब्राइक ड्यूअल ही बोला जाता है। तो इस बात का मतलब ड्यूअल स्पेस को अलजेब्राइक ड्यूअल भी बोला जाता है, तो ये करेक्ट है। ड्यूअल जनरेटेड, ये अलग कंसेप्ट है, तो ये फॉल्स है। कंजुगेट स्पेस, जब हम फंक्शनल एनालिसिस में किसी बनाक स्पेस का ड्यूअल फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर उसे कंजुगेट स्पेस बोला जाता है। और लीनियर अलजेब्रा में ही किसी वेक्टर स्पेस का अगर ड्यूअल फाइंड आउट किया जाए तो उसे अलजेब्राइक कंजुगेट स्पेस भी बोला जाता है। तो ए, सी और डी ये एक तरीके से ड्यूअल स्पेस के सिनोनिम्स हैं अगर स्पेस को चेंज कर दिया जाए, लेकिन ऑप्शन जो बी है वो अलग है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको सोल्व करने से पहले हम एक डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो नॉन लीनियर स्पेस जरूर होता है। तो सबसे पहले आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके बाद नॉन लीनियर स्पेस का सेट आएगा, जैसा कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होता है। और इसके बाद हमें आएगा मीट्रिक स्पेस, क्योंकि हर नॉन लीनियर स्पेस मीट्रिक स्पेस होता है। तो अब इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, हम देख सकते हैं नॉन लीनियर स्पेस का सबसेट इनर प्रोडक्ट स्पेस है। कुछ ऐसे नॉन लीनियर स्पेस हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। आप इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसका आप थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट बनता है। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज मीट्रिक स्पेस, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस मीट्रिक स्पेस का जो सेट है वो उसका सबसेट बनेगा। तो ये अपने आप में इस फैमिली का सबसेट है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज ऑर्थोगोनल बेसिस। इनफैक्ट हम रिजल्ट पढ़ते हैं एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और जो ऑर्थोनॉर्मल होगा वो ऑर्थोगोनल तो होगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आज की वीडियो में हमने 2018 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व किया है। उम्मीद है आपको सभी के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।